आज हम ओसीएम का 6 चैप्टर डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग का मीनिंग होता है कि जो भी हमारे वर्कर्स हैं उनको गाइड करना, उनको उनके वर्क के लिए अवेयर करना और उनको सुपरवाइज करना, ताकि उनका जो वर्क के रिलेटेड क्या है इंथुजियाज्म है वो मेंटेन रहे, वो प्रॉपर्ली वर्क करते रहे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उन्हें हमें प्रॉपर्ली क्या करना है, गाइड करना है। ये सारी चीजें डायरेक्टिंग में इंक्लूड होती है। तो इस चैप्टर में हम डायरेक्टिंग की मीनिंग पढ़ेंगे, फिर एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे, मोटिवेशन क्या होता है, कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है, फिर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, लीडरशिप एक टॉपिक दिया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे, और फाइनल टॉपिक हमें कम्युनिकेशन दिया गया है। कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल या बाकी जो भी कम्युनिकेशन से, बैरियर्स क्या है कम्युनिकेशन से, कि इन सारी चीजों के बारे में हम आज क्या पढ़ेंगे, ब्रीफ में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये सारी चीजें एक डायरेक्टिंग या डायरेक्शन के फंक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, इसलिए सारी चीजें आपको एकदम ब्रीफ में दी गई। आपने फर्स्ट चैप्टर में पहले देखा होगा कि डायरेक्टिंग के बारे में हमें एक पैराग्राफ में समझाया गया था, लेकिन अब उसके बेस पे पूरा हमें चैप्टर दिया गया है। तो चलिए इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं मीनिंग से। तो सबसे पहले हमें मीनिंग में बताया गया, इन द जनरल टर्म्स डायरेक्शन मींस द गाइड द वर्कर्स, मेक देम अवेयर ऑफ द वर्क, सुपरवाइज देम एंड टू मेंटेन द एंथुसियाज्म ऑफ वर्क। जो मैंने आपको समझाया वही पहली डेफिनेशन, ये पहली डेफिनेशन ही थी। ठीक है, उसके बाद हमें सेकंड डेफिनेशन दी गई, गाइडेंस गिवन टू द वर्कर्स फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इज अ डायरेक्शन। सेकंड डेफिनेशन में हमें बताया गया है कि गाइड, जो भी गाइडेंस हम वर्कर्स को देना, जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अकम्प्लिश करने के लिए, उसी को क्या कहा जाता है, डायरेक्शन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमें नेक्स्ट डेफिनेशन कुंट्ज एंड ओडोनेल जी देते हैं। वो कहते हैं कि डायरेक्शन इज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग सबऑर्डिनेट्स। कुंट्ज एंड ओडोनेल जी भी वही, जो वर्ड्स है वो अलग कर दिए इन्होंने। इन्होंने क्या कहा, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, डायरेक्शन द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गाइडिंग। एक डायरेक्टिंग, एक या डायरेक्शन एक ऐसा एग्जीक्यूटिव फंक्शन है गाइडिंग का, जिससे हम क्या करते हैं, अपने जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको गाइड करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं साथ साथ। एक ऐसा एग्जीक्यूटिव फंक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं उनको गाइड और ऑब्जर्व करते हैं। गाइडिंग का मीन्स सिंपल सा गाइड करना, उनको डायरेक्शन देना, डायरेक्शन देना तो वही हो गया। और गाइडिंग का मीन्स उनको गाइडेंस देना। ठीक है, उनको प्रॉपर बता, टाइम टू टाइम बताते रहना कि आपको क्या वर्क करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजों के बारे में बताना। ठीक है, उसके बाद ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्विंग आप समझ सकते हैं कि सुपरवाइज करना, ऑब्जर्व करना मतलब सुपरवाइज करना, इसमें बताया गया, खाली वर्ड्स थोड़ा डिफरेंट दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमें कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है कि डायरेक्टिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, डायरेक्शन के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक हमें दी गई है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। ठीक है, डायरेक्टिंग है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। हम जो डायरेक्टिंग प्रोवाइड करते हैं वो अपने जो भी हमारा प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव होता है या गोल होता है उसके बेस पे प्रोवाइड करते हैं। हमारा एक ही मोटिव होता है डायरेक्शन देने का, कि जो भी हमारा गोल या ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो सके, अचीव हो सके। इसीलिए क्या कहा जाता है कि जो डायरेक्टिंग है वो एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी ही है। ठीक है, और फिर हमें दूसरी कैरेक्टरिस्टिक दी गई है, फंक्शन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो डायरेक्शन है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट को ही दिया है, डायरेक्शन जो है सभी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे इक्वली वर्क करता है। जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले किसको डायरेक्शन देंगे, मिडिल लेवल वालों को, मिडिल लेवल वाले किसको डायरेक्शन देंगे, बॉटम लेवल वाले, जो भी लोग हैं, जो भी वर्कर्स है, जो भी एम्प्लॉयज है। और जो बॉटम लेवल वाले हैं वो जॉबर्स या फोरमैन जो भी वर्क कर रहे हैं उनको क्या करेंगे, डायरेक्शन देंगे। इसलिए कहा गया है एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस डायरेक्शन, जैसे कि गोल, और जैसे हमने पढ़ा था कि जो हमारा बिजनेस है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। एक गोल हम पहले डिसाइड करते हैं, वो अचीव हो गया, फिर दूसरा गोल बनाते हैं। उसी तरह क्या है, हमारा जो डायरेक्शन है वो भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे कि पहले एक डायरेक्शन दिया गया, पहले गाइडेंस प्रोवाइड किया गया एक बार, फिर से हमें उस टाइम के बाद फिर से हम एक गाइडेंस, एक जब हम नया गोल डिसाइड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें डायरेक्शन देना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग सबको सेट करना पड़ेगा। इसलिए क्या कहा गया है,
कि डायरेक्शन जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है। एम्प्लॉय अकॉर्डिंग द फंक्शन प्रोसीजर इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिसी दस द डायरेक्शन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। बताया गया है कि डायरेक्शन है वो क्या करता है, एम्प्लॉयज को फंक्शंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देता है, प्रोसीजर क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिसी क्या है, इन सारी चीजों के बारे में बताया गया है। इसीलिए कहा जाता है डायरेक्शन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमें दी गई है ऑब्जर्वेशन ऑफ द फंक्शन। डायरेक्शन क्या करता है, जो भी हमारे फंक्शंस उसको ऑब्जर्व करता है। हमने इसकी जो डायरेक्शन की डेफिनेशंस थी उसमें ही देखा था कि उसमें लिखा हुआ था ऑब्जर्वेशन, जो कौन ओडोनिल जी ने जो हमें डेफिनेशन दी थी उसमें बताया गया था कि जो भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको ऑब्जर्व करता है। तो उसी तरह सबऑर्डिनेट्स को ऑब्जर्व करना इन द सेंस जो भी फंक्शन हो रहा है हमारी कंपनी में, हमारी प्लेस है या जो भी बिजनेस है उसमें जो भी फंक्शन हो रहा है उसको ऑब्जर्व करता है। कौन ऑब्जर्व करता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन इज नॉट merely the process of guiding giving the orders but is the process of observing whether work is done as per the order or instruction or not। तो बताया गया इसमें कि जो भी डायरेक्शन है वो खाली ये नहीं करता कि गाइडिंग देता है, गाइडिंग प्रोवाइड करता है जो भी वर्कर्स है उनको, या ऑर्डर्स देता है सिर्फ। इस डायरेक्शन में ये भी इंक्लूड होता है कि जो कि हमने ऑर्डर्स दिए थे, जो भी वर्क दिया था वो एज पर द ऑर्डर कंप्लीट हुआ है कि नहीं, जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिए थे उस अकॉर्डिंग वर्क हुआ है या नहीं हुआ। ये भी चीजें किसमें इंक्लूड होती है, डायरेक्शन में इंक्लूड होती है। फिर हमें नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दी गई है वाइडर स्कोप। जो डायरेक्शन है उसका स्कोप वाइडर है, वो सिर्फ गाइडिंग और एडवाइसिंग तक सीमित नहीं है। सिर्फ गाइडिंग देना है, एडवाइस देना एम्प्लॉयज को, यही डायरेक्शन नहीं होता। उसके साथ साथ क्या, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसीजन, प्रोवाइड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसीजन, कि जो भी डिसीजन है उसको समझने, उसको समझाना उनको कि ऐसे ये डिसीजन इस बेस पे लिया गया, ये डिसीजन किया, अगर उनके रिलेटेड कोई डिसीजन तो वो कैसे डिसीजन ले सकते हैं, पुट द एफर्ट फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। और जो भी हमारा प्लान है या जो भी डिसीजन लिया गया उसके रिलेटेड जो भी इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड जो भी एफर्ट्स लगाने हैं वो सारी चीजें किसमें इंक्लूड होती है, डायरेक्शन या डायरेक्टिंग में इंक्लूड होती है, आप जो कह सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि जो डायरेक्टिंग है उसका बहुत वाइडर स्कोप भी है। फिर हमें सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक दी गई है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, डायरेक्टिंग में। अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो, अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हमारे जो ऑर्डर्स है, गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को, वो उन्हें प्रॉपरली समझ में नहीं आएगा। अब जैसे कोई वर्कर है, उसको हिंदी आती है, लेकिन जो सीनियर लेवल या जो भी डायरेक्शन दे रहा है, डायरेक्टर है, वो तमिल लैंग्वेज में बोल रहा है, तो क्या होगा, उसको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। वो क्या पता कि चला गया, उसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। इसलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, एक ऐसा प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन होना चाहिए कि जो भी डायरेक्शन दिए जाए, जो भी गाइडेंस दिए जाए, वो एम्प्लॉयज को क्लियरली समझ में आए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मोटिवेशन। ठीक है, अब मोटिवेशन में हमें क्या बताया गया है, चलिए देखते हैं। मोटिवेशन को भी एक डायरेक्टिंग की कैरेक्टरिस्टिक के रूप में हमें यहाँ पे समझाया गया है। इट इज नेसेसरी टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट एफर्ट फ्रॉम देम। और ये बहुत नेसेसरी होता है अगर हमारे एम्प्लॉयज से हमें बेस्ट वर्क करवाना है, बेस्ट एफर्ट्स उनके यूज करने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करना पड़ेगा। इसलिए गाइडेंस के साथ साथ मोटिवेशन भी देना चाहिए। इसलिए मोटिवेशन को भी क्या कहा गया है, डायरेक्टिंग की एक कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है। ठीक है, फ्लो ऑफ डायरेक्शंस। अब फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या होता है वो समझते हैं। डायरेक्टिंग इज अ डाउनवर्ड प्रोसेस। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो डायरेक्शन है वो टॉप लेवल वाले मिडिल लेवल को देते हैं, मिडिल लेवल वाले बॉटम लेवल को देते हैं, बॉटम लेवल वाले जॉबर्स या फोरमैन जो भी होता है उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। जिसलिए क्या कहा गया है, डायरेक्शन क्या है, एक फ्लो वन में चलता है, अपर लेवल टू लोअर लेवल, यानी डाउनवर्ड फ्लो में चलता है। डायरेक्शन को डाउनवर्ड प्रोसेस कहा गया है। उसके बाद मैनेजरियल फंक्शन। जो डायरेक्शन है या डायरेक्टिंग है, एक मैनेजरियल फंक्शन की तरह काम करता है। ये पार्ट है मैनेजमेंट का। ठीक, फंक्शन है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोलिंग। वैसे सेम डायरेक्शन में क्या है, मैनेजमेंट का पार्ट। ठीक है, अब हमें अगला टॉपिक दिया गया है इम्पोर्टेंस। अब इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया गया है। अगर हम प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो मैंने एफिशिएंसी है बिजनेस की, मैनेजरियल एफिशिएंसी है, जो भी बिजनेस की एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है।
ठीक है, प्रॉपरली वर्क होने लगता है। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स एफिशिएंट ओनली व्हेन द प्रॉपर डायरेक्शन रिगार्डिंग डिपार्टमेंट फंक्शन इज गिवन टू द एम्प्लॉय। डायरेक्शन क्लैरिफाई द फंक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है। और फिर बताया गया इसमें कि अगर हम प्रॉपर डायरेक्शन देते हैं तो जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनकी उनका जो भी फंक्शन, उनकी जो अथॉरिटी हो, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उनको क्लियरली पता चल जाती है, क्लैरिफाई हो जाता है कि उनके फंक्शन क्या, उनका वो क्या करना है, कैसे करना है। जिससे क्या होती है, हमारी जो वर्क इफिशियंसी होती है और जो एम्प्लॉयज की इफिशियंसी होती है वो बूस्ट हो जाती है। इसलिए क्या कहा गया है कि इंपॉर्टेंस के तौर पे हमें समझाया गया है कि डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है कि इंक्रीज इन एफिशिएंसी। जो भी हमारे वर्कर्स की एफिशिएंसी होती है, बिजनेस की एफिशिएंसी, वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो इन द सेंस आप समझ नहीं सकते हैं कि जो भी हमारे जो भी हमारा बिजनेस है उसकी भी क्या होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। असेसमेंट ऑफ एफिशिएंसी। डायरेक्शन का एक इम्पोर्टेंस ये भी है कि टाइमली इवैल्यूएशन होता रहता है, इवैल्यूएट होती है। तो जो भी हमारा परफॉर्मेंस है, हमने पॉइंट में पढ़ा था कि हमें बताया गया था डायरेक्शन क्या है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट, एक वाइड कॉन्सेप्ट है। उसमें सिर्फ ये इंक्लूड नहीं होता कि आपने गाइडेंस दिया, एडवाइस दिया, खत्म हो गया। उसमें असेसमेंट भी हो, इसमें ये देखा जाता है कि जो हमने डायरेक्शन दिया था, जो गाइडेंस दिया था, उसके अकॉर्डिंग वर्क हुआ है कि नहीं हुआ है। उसी को यहाँ पे बताया गया, एक अलग पॉइंट से समझाने की कोशिश की गई है। असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज वर्क डन थ्रू द डायरेक्शन, देयर evaluation of the performance is done through the direction assessment evaluation matters like whether employees have done the work as per direction or not, ठीक है। जिसमें उसी चीज को थोड़ा तोड़ मरोड़ के समझाने की कोशिश की गई है कि डायरेक्शन क्या करता है, वो देखता है कि जो डायरेक्शन दिया गया था उसके अकॉर्डिंग वर्क हुआ है या नहीं हुआ। मोटिवेशन टू द एम्प्लॉयज, ठीक है। डायरेक्शन एक मोटिवेशन की तरह भी काम करता है एम्प्लॉयज को। कैसे काम करता है, जैसे हम समझते हैं कि जैसे डायरेक्शन दिया जाता है, उसमें जो भी डायरेक्टर होता है, जो डायरेक्शन देता है, वो मेथड, रूल, पॉलिसीज ऑफ द बिजनेस को एम्प्लॉयज को क्लियरली बताता है। डायरेक्शन में यही सारी चीजें समझाई जाती है कि आपको कैसे वर्क करना है, क्या वर्क करना है, मेथड ऑफ वर्क क्या होगा, हमारी कंपनी के रूल्स क्या है, पॉलिसीज क्या है बिजनेस, इन सारी चीजों के बारे में बताया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉय होता है उसका वो मोटिवेट हो जाता है, उसका मोरल बूस्ट हो जाता है कि हाँ मुझे अब ये सारी चीजें पता है, इसके अकॉर्डिंग वर्क करना है, तो वो और प्रॉपरली और अच्छे से वर्क कर सकता है। जो भी वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी वो सॉल्व विच मोटिवेशन गिवन टू फॉर द डूइंग वर्क। तो वर्क रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी मोटिवेशन के थ्रू क्या हो सकती है, सॉल्व हो सकती है। इसलिए एक इंपॉर्टेंस बताया गया डायरेक्शन का, मोटिवेशन टू द एम्प्लॉयज आएगा। फिर हमें नेक्स्ट आता है फोर्थ, इफेक्टिव प्लानिंग। अब इफेक्टिव प्लानिंग ही एक इम्पोर्टेंस है किसका, डायरेक्शन या डायरेक्टिंग का। ऑल द फंक्शन ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी प्लान्ड बाय वन पर्सन। अ प्लानर कैन chalk out the plan by collecting necessary information of the subordinate। अब बताया गया कि जो प्लान प्रिपेयर किया जाता है, खाली एक पर्सन अकेले प्लान प्रिपेयर तो कर नहीं सकता। तो इसमें होता क्या, जो प्लानर होता है वो क्या करता है, खाली चॉक आउट करता है। चॉक आउट मतलब सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग प्लान करना। तो बाकी जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है वो कहाँ से कलेक्ट होती है, सब ऑर्डिनेट से कलेक्ट होती है। इसलिए इफेक्टिव ऑफ प्लानिंग कहा गया कि अगर जो प्लानिंग है वो इफेक्टिव होगी, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन प्रॉपर होगा, तभी जब प्लानिंग हमारी इफेक्टिव होगी। इंपॉर्टेंस बताएंगे, जो प्लानिंग है इफेक्टिव कौन बनाता है, डायरेक्शन बनाता है। अगर प्लानिंग तो हो गई है, लेकिन प्लानिंग तो एक इंसान ने अकेले कर दी है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन थी वो किसने प्रोवाइड की, सबऑर्डिनेट्स ने प्रोवाइड की। और जो प्लानिंग है वो इम्प्लीमेंट कौन करेगा, खाली टॉप लेवल या ओनर तो कर नहीं सकता, जो भी सबऑर्डिनेट्स है सब मिलके इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि खाली जो ओनर है वो अगर चाहे अकेले मिलकर पूरा प्लान इम्प्लीमेंट कर देगा। इसलिए बताया गया कि इंपॉर्टेंस बताया गया है कि इफेक्टिव प्लानिंग के लिए डायरेक्शन जो है इफेक्टिव प्लानिंग को को पॉसिबल बनाता है। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, जो डायरेक्टिंग है या डायरेक्शन है उसके थ्रू हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को पहले से ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, और भी अच्छे से वर्क कर सकते हैं, और भी अच्छे से, जैसे कि जो aware about his authority and responsibility, therefore the orders and instruction given by the boss are followed properly, which makes the entire organization effective। अब जैसे डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन दिया जाएगा तो उसमें जो वर्क एम्प्लॉयज होंगे, वर्कर्स होंगे, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके अथॉरिटी के बारे में पता होगा,
क्या काम करना है, कैसे करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में पता होगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो और भी इफेक्टिवली वर्क कर पाएगी, और भी ज़्यादा इफेक्टिव बन पाएगी। ठीक है, चलिए 6 इंपॉर्टेंस की ओर आगे बढ़ते हैं। 6 इंपॉर्टेंस हमें क्या दिया गया है, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। ठीक है, प्रॉपर डायरेक्शन दिया जाता है, प्रॉपर डायरेक्शन की हेल्प से क्या कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन पॉसिबल हो पाता है। जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो इंटीग्रेट होके मेन ऑब्जेक्टिव के प्रति लग जाता है। जो एम्प्लॉय का पर्सनल इंटरेस्ट है इज इंटीग्रेटेड विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। ठीक है, जो हमारे बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है उससे इंटीग्रेट हो जाता है पर्सनल इंटरेस्ट। जो एम्प्लॉयज है अगर उनको प्रॉपर डायरेक्शन दिया जाए तो जो एम्प्लॉयज है वो ऐसा सोचेंगे जो वर्क है वो हमारा है, जो कंपनी हमारी है, हमें मिलकर क्या करना है, काम करना है, अच्छे से काम करना है, हमारा ये जो हमारा प्लान, ये ऑब्जेक्टिव है, इसको क्या करना है, अचीव करना है। इसलिए बताएगा कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की एक इंपॉर्टेंस है डायरेक्शन का। अगर प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है तो कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली बन जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो फंक्शन है और भी इजीली हो पाता है। फंक्शन ऑफ कंट्रोल, फंक्शन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, चलिए देखते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंस है किसका, डायरेक्टिंग का। डायरेक्शन रिड्यूसेस ऑफ वर्क रिलेटेड मिस्टेक्स एंड एरर। अगर प्रॉपर डायरेक्शन दिया गया है तो जो मिस्टेक्स होने वाली है, वर्क रिलेटेड मिस्टेक्स है, जो भी गलतियां होने वाली है, उन वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। क्योंकि जितने भी एम्प्लॉयज उनको पता होता है पहले से कि वर्क क्या, वर्क हमारा कैसे करना है, मेथड्स के बारे में बताया गया होता है, इंफॉर्मेशन दी गई होती है, सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है प्रॉपरली। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहा है, फंक्शन ऑफ कंट्रोल। इससे क्या होता है, जो भी हमारे मिस्टेक्स होती है वो कंट्रोल में आ जाती है, जो भी हमारा टारगेट होता है वो अचीव हो पाता है। इसलिए कंट्रोलिंग फंक्शन इज दस कंट्रोलिंग फंक्शन इज, इसकी वजह से क्या होता है, जो कंट्रोलिंग फंक्शन है वो इजिली हो पाता है। इंक्रीज इन इंथुजियाज्म, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनका इंथुजियाज्म भी बूस्ट करता है। कौन बूस्ट करता है, डायरेक्टिंग। Due to direction, there is a change in the attitude of the employees toward the work. The interest of the work in the work is they can bring the solution. If any hurdle is created, as a result, there is a continuity in the work which boost up the employees enthusiasm. बताया गया है कि प्रॉपर डायरेक्शन की वजह से क्या हो जाता है, जो वर्क एम्प्लॉयज होते हैं उनका जो एटीट्यूड होता है वर्क के टुवर्ड, वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। जिस उनका जो इंटरेस्ट है वो एक वर्क में उनका एक इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है। वो न, वो कोई भी हर्डल क्रिएट होता है तो उसके नए नए सॉल्यूशंस ले आते हैं। ठीक है, मतलब एक उनके अंदर भावना पैदा हो जाती है, जिससे क्या करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, उनका इंथुजियाज्म बूस्ट हो जाता है, उनको ऐसा लगता है कि हाँ कि मुझे ये काम करना ही है, अच्छे से करना है। फाइंडिंग आउट द डेविएशन, प्रॉपर डायरेक्शन दिया जाएगा तो डेविएशन का मतलब होता है, पहले तो हम समझ सकते हैं गलतियां। तो अगर प्रॉपर डायरेक्शन दिया जाएगा तो जो भी हमारी गलतियां हो रही, जो भी डेविएशंस हो रही थी, उनको प्रॉपरली सुपरवाइज किया जाएगा। आप ध्यान दे सकते हैं, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि डायरेक्शन में सुपरविजन भी क्या आता है, इंक्लूड होता है। तो अगर प्रॉपरली सुपरवाइज किया जाएगा तो जो भी डेविएशन, जो भी गलतियां हो रही होंगी, उनको क्या किया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा, या एलिमिनेट किया जा सके, आप समझ सकते हैं, उनको कम किया जा सकेगा, या उनको फाइंड आउट करके जिस वजह से हो रही थी उस रीजन को खत्म किया जा सकेगा। अब एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में बताया गया, हमने ऊपर इंट्रोडक्शन में देखा था, जो हमें गिस्ट ऑफ द चैप्टर दिया गया था उसमें देखा था कि हमें क्या बताया गया था, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में बताया गया था। 4 एलिमेंट्स थे, कौन कौन से, सुपरविजन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, सबसे पहला आता है सुपरविजन। तो हम सबसे पहले सुपरविजन के बारे में पढ़ेंगे। सुपरविजन का मीनिंग आप समझ सकते हैं कि जो भी हमारे वर्कर्स हैं उनको सुपरवाइज करना, उनको देखना कि वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, the one who does the observation of the work done by the workers foreman is called supervisor। आपको सुपरवाइजर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दी, आप भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। सुपरविजन फंक्शन रिक्वायर्ड ज्यादा से ज्यादा कौन से सबसे ज्यादा सुपरविजन कौन से लेवल पे रिक्वायर्ड होता है, बॉटम लेवल पे, क्योंकि वहां पे जो वर्कर्स होते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है, नंबर ऑफ वर्कर्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए वहां पे सुपरविजन की ज्यादा जरूरत होती है। और वो पर्सन जो सुपरविजन का वर्क करता है उसे सुपरवाइजर कहा जाता है। ठीक है, सुपरवाइजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ वर्कर्स एंड फोरमैन। जो भी वर्कर्स हैं और या जो भी फोरमैन वर्क कर रहे हैं हमारी कंपनी के लिए, उनके रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है, सुपरवाइजर के पास होती है।
और जो सुपरवाइजर होता है की पर्सन होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का और वर्कर्स के बीच में। ही इज अ की पर्सन बिटवीन द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। वर्कर्स से ऊपर होता है सुपरवाइजर। इंक्लूड सुपरवाइजर जनरली बॉटम लेवल मैनेजमेंट में ही इंक्लूड किया जाता है, लेकिन एक की पर्सन होता है। सुपरविजन मीन्स टू, अब सुपरविजन की डेफिनेशन हमें यहाँ पे दी गई है, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। सुपरविजन मीन्स टू गेट द एश्योरेंस दैट सबऑर्डिनेट्स हैव इम्प्लीमेंटेड द वर्क गिवन टू देम एज पर द इंस्ट्रक्शन और नॉट। सुपरविजन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि एक एश्योरेंस देना, एक एश्योरेंस मिलना हमें कि जो अभी हमने वर्क दिया था हमारे सबऑर्डिनेट्स को, जो वर्कर्स को, उन्होंने वो प्रॉपर्ली वर्क किया है कि नहीं किया, इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं किया, ठीक है, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। इसी को क्या कहा जा सकता है, सुपरविजन कहा जा सकता है। फिर सुपरविजन की एक डेफिनेशन मीनिंग देते हैं कौन, आरसी डेविस। सुपरविजन द फंक्शन ऑफ एश्योरिंग द वर्क इज बीइंग डन अकॉर्डिंग विद द प्लान एंड इंस्ट्रक्शन। सुपरविजन क्या है, एक फंक्शन है जो कि एश्योर करता है कि जो वर्क है वो प्लान और इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। अब फंक्शंस क्या है, सुपरविजन के फंक्शन नहीं दिए गए, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सुपरवाइजर के फंक्शन दिए गए। अगर आपको सुपरवाइजर का फंक्शन पूछा जाता है तब आपको लिखना है टू प्लान द फंक्शन एंड रिमूव द हर्डल। सुपरवाइजर का पहला फंक्शन होता है कि जो भी फंक्शन है उसको प्लान, क्या क्या वर्क होना है, कैसे होना है, और जो भी हर्डल्स है, जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको हटाना, रिमूव करना, ठीक है। नेसेसरी गाइडेंस प्रोवाइड कर, इसको जो भी वर्कर्स वर्क कर रहे हैं डायरेक्शन देना, ताकि वर्क जो है वो ऑन टाइम कंप्लीट हो सके। उसके बाद जो एम्प्लॉयज है उनको सुपरवाइज करना कॉन्स्टेंटली, ताकि जो टाइम और लेबर है दोनों ही बचाया जा सके, टाइमली वर्क हो सके, ठीक है। और सुपरवाइजर का एक वर्क ये भी होता है कि जो इंटीग्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज पर्सनल इंटरेस्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। जो एम्प्लॉयज का पर्सनल इंटरेस्ट है उसको एक इंटरेस्ट ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द बिजनेस बना दे। मतलब जो एम्प्लॉयज है वो ये सोच के वर्क करे कि हमें हमारे बिजनेस को और भी ज्यादा ग्रो करना है। जो भी एम्प्लॉयज है, जो भी फोरमैन उनको मोटिवेट करना, इंकरेज करना, ताकि उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके, ये भी सुपरवाइजर का ही वर्क होता है। फीलिंग ऑफ ओननेस क्रिएट करना, मेक द कम्युनिकेशन वर्क फास्टर, जो कम्युनिकेशन वर्क है उसको और ही फास्टर बनाना है, किसका वर्क होता है, सुपरवाइजर का वर्क है। गाइडेंस देना रिगार्डिंग न्यू टेक्नोलॉजी, अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस को रिगार्डिंग गाइडेंस कौन देता है, सुपरवाइजर देता है। डिसिप्लिन मेंटेन करना वर्क प्लेस पे या एम्प्लॉयज के बीच में। सुपरविजन डज नॉट कीप द कंट्रोल बट प्रोवाइड ट्रेनिंग। सुपरविजन एक कंट्रोल नहीं क्रिएट करता, ये सिर्फ ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है किसकी, कि कैसे वर्क करना है, कितने टाइम में करना है। और सिर्फ सुपरवाइजर क्या करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, आप ये समझ सकते हैं सिंपल सा ना। सुपरवाइजर इज फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड फॉर द एम्प्लॉयज। सुपरवाइजर को एक फ्रेंड बताया गया किसका, एम्प्लॉयज का, फिलोसोफर बताया गया और गाइड भी कहा गया किसका, एम्प्लॉयज का गाइड कहा गया सुपरवाइजर को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। फिर हमें मोटिवेशन के बारे में बताया गया, मोटिवेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें मीनिंग दी गई है मोटिवेशन की। जनरल टर्म, इन द जनरल टर्म्स मोटिवेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ stimulating the pupil to perform action and make the possible to have a maximum work satisfaction। यहाँ पे हमें बताया गया है कि मोटिवेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टिमुलेट पीपल्स को, जो लोग हैं उनको उनके वर्क के लिए उन्हें मोटिवेट को क्या करते हैं, जागृत करते हैं कि आप अपना वर्क कीजिए, और साथ साथ में एक चीज का भी ध्यान रखते हैं कि उनको मैक्सिमम वर्क सेटिस्फैक्शन मिले। ये जो यहाँ पे वर्ड दिया गया है मैक्सिमम वर्क सेटिस्फैक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कैसे रखता है चलिए समझते हैं। कि जनरल टर्म्स में मोटिवेशन का एक सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो हमारे लोग हैं उनको स्टिमुलेट करना इन द सेंस होता है कि उनको उनके वर्क के लिए प्रोत्साहन देना, और ताकि वो प्रॉपरली वर्क जो है परफॉर्म द एक्शन एंड मेक इट पॉसिबल, और ताकि वो जो वर्क है उसको प्रॉपरली कर सके, और साथ साथ वर्क करने के साथ साथ उन्हें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ही मिले। वर्क सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है कि वो जो वर्क कर रहे हैं बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, इसी को क्या कहा जा सकता है, वर्क सेटिस्फैक्शन कहा जाता है। तो जो मोटिवेशन होता है इसमें क्या होता है कि हम जो हमारे वर्कर्स हमसे काम तो करवा ही रहे हैं, लेकिन किस वे में करवा रहे हैं, उनको वर्क सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है, उनको अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। फिर हम एक जूसियस जी है हमारे मैनेजमेंट गुरु, वो कहते हैं कि
Motivation is the act of stimulating someone or oneself to get the desired course of action. Motivation एक एक्ट है जिससे हम किसी को क्या करते हैं, जो भी वर्कर्स उनको स्टिमुलेट करते हैं ताकि जो डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन है, जो भी हम चाहते हैं उनसे करवाना चाहते हैं, वो वर्क करें। ठीक है। फिर मॉर्गन जी कहते हैं मोटिवेशन इज द स्टेट ऑफ माइंड दैट लीड्स द वर्कर्स टुवर्ड देयर ऑब्जेक्टिव। मोटिवेशन एक स्टेट ऑफ माइंड है, मतलब एक हमारे माइंड में एक क्रिया है, हमारे माइंड की एक क्रिया है जिससे क्या होता है कि जो वर्कर्स है वो ऑब्जेक्टिव की तरफ जाते हैं, लीड वर्कर्स टुवर्ड ऑब्जेक्टिव। जो भी हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव उसको अचीव करने के लिए जो भी वर्कर्स को उनके लिए ऑब्जेक्टिव दिया जाता है कि आपको ये वर्क करना है, तो अपना वर्क वो प्रॉपरली करते हैं। स्टेट ऑफ माइंड बताया गया है। स्टेट ऑफ माइंड की मतलब वो अपने वर्क रिलेटेड ही सोचने लगते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो हम वर्क कर रहे हैं बहुत अच्छे से करते हैं। Thus, the motivation is the process of inspiring people to get the expected result। जो भी हम वर्क करवाना चाहते हैं किसी से, उसको उस वर्क को करवाने के लिए, उस काम को करवाने के लिए लोगों को इंस्पायर करना ही क्या होता है, मोटिवेशन होता है। अब मोटिवेशन की हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी दी गई, जैसे इंटरनल इंस्पिरेशन। जब हम मोटिवेशन देते हैं, देखिए इंटरनल हमें इंस्पिरेशन मिलते हैं, जो वर्कर्स होते हैं उनको इंटरनल इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ हमें ये वर्क करना चाहिए। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट तो मोटिवेशन है ही, टोटली साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड होता है मोटिवेशन। आप कैसे मोटिवेट कर पा रहे हैं सामने वाले को, ये इस पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो जो मोटिवेशन है, इसलिए उसको क्या कहा गया है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहा गया है। इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज। अगर हम मोटिवेट करते हैं किसी को, उससे क्या होती है, हमारे जो एम्प्लॉयज उनकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों ही क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। उससे उनका जो मोरल है वो बूस्ट हो जाता है, आप कह सकते हैं। फिर कंटिन्यूस प्रोसेस, मोटिवेशन जो है हमें कंटिन्यूसली हमारे वर्कर्स को प्रोवाइड करते रहना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या हो, हमारे जो वर्कर्स उनकी प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहे। अगर मोटिवेशन जो है वो स्टॉप कर दिया जाता है, मोटिवेशन देना बंद कर दिया जाता है, तो क्या होता है, धीरे धीरे जो हमारे वर्कर्स उनका मोरल जो है वो डाउन होने लगता है और साथ साथ जो इफिशियंसी प्रोडक्टिविटी है वो भी कम होने लगती है। इसलिए कहा गया कि जो मोटिवेशन उसको कंटिन्यूसली हमें अब हमारे वर्कर्स को प्रोवाइड करते रहना चाहिए। ठीक है। रिडक्शन लेबर टर्नओवर रेट। अब मोटिवेशन से जो लेबर टर्नओवर रेट है वो कैसे कम हो सकता है। जो लेबर टर्नओवर रेट है, आप समझ सकते हैं कि जो भी हमारे यहाँ वर्कर्स हैं वो अगर प्रॉपरली मोटिवेट है, उनको वर्क सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो वो जॉब करेंगे। उन्हें अच्छा लग रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ हमें प्रॉपर हमारे स्किल के अकॉर्डिंग क्या सैलरी मिल रही है, हम प्रॉपरली अपने स्किल का यूज कर पा रहे हैं, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, वर्क प्रेशर नहीं है या हमें कोई हमारे साथ मिसबिहेव नहीं कर रहा, तो एक मोटिवेशन बना रहता है, उनको मोरल बूस्ट रहता है, जिससे क्या करते हैं, उनको उनकी वर्क प्लेस उन्हें उनका वर्क अच्छा लगने लगता है, जिससे क्या होता है, वो एक लेबर टर्नओवर रेट कम हो जाता है, अपनी जॉब नहीं छोड़ते। ठीक है। फिर अचीवमेंट्स ऑफ गोल। अगर प्रॉपरली टाइमली मोटिवेशन देते रहेंगे वर्कर्स को, तो वर्कर्स की इफिशियंसी क्या और जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जिसकी वजह से जो भी हमारा गोल है वो और भी इजीली अचीव हो सकेगा। ठीक है। फिर बताया गया वाइडर स्कोप। जो मोटिवेशन है इसका स्कोप बहुत वाइडर है। कैसे वाइडर है, पढ़ते हैं। मोटिवेशन द ब्रॉड एंड स्प्लेंडर कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये बाइक वाली स्प्लेंडर नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। मोटिवेशन द ब्रॉड एंड स्प्लेंडर। मोटिवेशन इंक्लूड्स द डिफरेंट टर्म्स लाइक नीड, मोटिव, डिजायर, इमोशन, एम, चॉइस, विल पावर, ईगरनेस, टेम्पटेशन एक्सेट्रा। मोटिवेशन सिर्फ किसी को उसके वर्क के लिए, आपने वर्क जो भी हमें वर्क करवाना है उसके लिए स्टिमुलेट करना ही मोटिवेशन नहीं होता। मोटिवेशन किससे, किन किन चीजों से जुड़ा होता है, मोटिव, कि जो वर्कर है उसका मोटिव क्या है, डिजायर क्या है, इमोशन क्या है, एम क्या है हमारा हमारा या उसका एम क्या है, चॉइस क्या है, विल पावर कैसी है, ईगरनेस, टेम्पटेशन, ये सारी चीजों को किस में इंक्लूड होती है, मोटिवेशन में इंक्लूड होती है। ठीक है। एडॉप्टिंग चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन। मोटिवेशन की वजह से जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो चेंजेस आते हैं बहुत सारे, जैसे इन द मॉडर्न टाइम चेंजेस ऑकर इन द इंडस्ट्रीज एंड ऑन दैट constantly affected production टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल एंड अदर एक्टिविटी। जैसे बहुत सारी जो मॉडर्न टाइम्स में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में, प्रोडक्शन में, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे तो वर्कर्स आर नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट दीज चेंजेस क्विकली। जो हमारे वर्कर्स होते हैं
वो प्रिपेयर्ड नहीं होते कि इतनी जल्दी ये जो सारे चेंजेस हमारे इंडस्ट्री में आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके साथ चेंज हो सके। हाउएवर दे कैन गिवन अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बाय मोटिवेशन टू एक्सेप्ट चेंजेस क्विकली एंड इजीली। तो उसकी वजह से क्या कर सकते हैं, मोटिवेशन की हेल्प ले सकते हैं। मोटिवेशन की हेल्प से हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं कि आप लोग भी ये जो चेंजेस है उनको इजीली और क्विकली अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे मोटिवेशन देके हम जो नए नए चेंजेस आ रहे हो उनको अडॉप्ट किया जा सकता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। टूल टू गेट कॉपरेशन, कॉपरेशन के लिए भी मोटिवेशन को एक टूल कहा जाता है। कॉपरेशन का मीनिंग होता है एक साथ मिलके वर्क करना, कॉपरेट करना एक साथ। मोटिवेशन से क्या होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन एम्प्लॉयज में इंक्रीज होता है। ऐसा रिजल्ट जो होता है जो कॉपरेट एंड टू देयर हायर अथॉरिटी, जो वर्कर्स होते हैं कॉपरेट करते हैं हायर अथॉरिटी से। अगर उनको प्रॉपर ऐसा लगेगा कि हम जो कर रहे हैं अच्छे से कर रहे हैं, प्रॉपर सैलरीज मिल रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने हायर अथॉरिटीज के साथ कॉपरेट करेंगे। जो भी उनको वर्क दिया जाएगा, जो भी टाइम दिया जाएगा, उस टाइम में उस वर्क को इजीली कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जिससे बिजनेस का गोल भी क्या होता है, टाइमली अचीव हो पाएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड, जो मोटिवेशन है वो बिजनेस के जो वर्कर्स हैं उनको बिजनेस के टुवर्ड उनका एटीट्यूड कैसा कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। जो भी वर्कर्स की प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व कर देता है, मोटिवेशन के थ्रू सॉल्व की जा सकती है। दे एक्सपीरियंस फीलिंग और रिस्पेक्ट स्टाफिंग एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन। और अगर प्रॉपर मोटिवेशन दिया जा रहा है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो भी वर्कर्स हैं उनको इनकरेज किया जा रहा है, आप एक प्रकार से समझ सकते हैं। उनकी जो फीलिंग, उनके अंदर एक फीलिंग क्या हो जाती है, एक फीलिंग आ जाती है रिस्पेक्ट की। उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी उनकी खुद की ऐसा लगता है कि हाँ हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे मेंटेन हो रही है। ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है। और जो वर्कर्स हैं अपने आप को एक पार्ट समझने लगते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, इसलिए क्या कहा गया है, पॉजिटिव एटीट्यूड वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मोटिवेशन भी क्या है, मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लाइक अदर्स फंक्शन। फिर हियरची नीड्स बाय मैस्लो। फिर मैस्लो जी जो हमारे एक बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु हुए हैं, उन्होंने हियरची नीड के बारे में हमें बताया कि कौन कौन से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये ध्यान से पढ़िएगा और इसको कर लीजिएगा। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है। बोर्ड एग्जाम में भी पूछा ये 3 मार्क या 5 मार्क में आपको आता ही, आप समझ सकते हैं 99% आता ही है। तो इसमें हमें सबसे पहले बताया गया साइकोलॉजिकल नीड। ठीक है, तो सॉरी फिजियोलॉजिकल नीड, नॉट साइकोलॉजिकल नीड, इट्स फिजियोलॉजिकल नीड। फिर सेफ्टी नीड के बारे में बताया गया, फिर सोशल, फिर स्टीम एंड स्टेटस, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो सबसे टॉप पे होती है। नीचे की दो जो 3 नीड्स है इनको क्या कहा जाता है, लोअर नीड्स कहा जाता है। और जो ऊपर की 2 नीड्स है उनको हायर नीड्स कहा जाता है। अब फिजियोलॉजिकल या प्राइमरी नीड क्या होती है, बेसिक नीड्स इंक्लूड जैसे फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर जिसमें इंक्लूड होता है, उसी को क्या कहा जाता है, फिजियोलॉजिकल नीड कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर आती है सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड इन द सेंस आप समझ सकते हैं, सेकंड नंबर पे आती है। सेफ्टी नीड में क्या क्या इंक्लूड होता है, फिजिकल सेफ्टी, हम चाहते हैं कि हमारी फिजिकल सेफ्टी रहे, जॉब सेफ्टी रहे, हमारी जो जॉब है वो ना छूटे। सेफ्टी अगेंस्ट रिस्क, कोई भी रिस्क है उसके अगेंस्ट हमारी सेफ्टी रहे। रेगुलेटरी ऑफ वेजेस, जो भी वेजेस हमें मिल रही हो एक रेगुलेट वेज मिले। तो इन सारी चीजों के लिए, इन सारी चीजों को किसमें इंक्लूड किया जाता है, सेफ्टी नीड में इंक्लूड किया जाता है। फिर थर्ड आती है हमारी सोशल नीड। अब सोशल नीड क्या होती है, when the need for the security is satisfied, the next in the hierarchy is social need। और जब हमारे जो फिजियोलॉजिकल नीड, जो हमारे बेसिक नीड्स है, प्राइमरी नीड्स जिन्हें कहा जा सकता है, वो सेटिस्फाई होती है, फिर हम किसकी ओर बढ़ते हैं, सेफ्टी नीड की ओर बढ़ते हैं कि हमारी फिजिकल सेफ्टी रहे, जॉब सेफ्टी रहे, जितनी भी प्रकार की सेफ्टी होती है उसके लिए हम इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं, सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं कि जो हम चारों तरफ से सेफ रहे, हमें कभी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद नेक्स्ट आता है, जब सेफ्टी नीड हमारी फुलफिल हो जाती है उसके बाद आती है हमारी सोशल नीड। सोशल नीड क्या होती है, सोशल नीड इट इंक्लूड द अफेक्शन एंड लव। सोशल नीड में क्या इंक्लूड होता है, अफेक्शन, मतलब जो भी हमारे सोसाइटी के लोग हैं, घर परिवार के लोग हैं, उनके साथ अफेक्शन, एक लगाव हो जाता है, एक लव लव हो जाता है। मैन इज अ सोशल एनिमल, मैन को क्या कहा गया है, सोशल एनिमल कहा गया है। ही ऑलवेज वांट्स लव एंड अफेक्शन। जो मैन है हमेशा उस सोसाइटी से लव एंड अफेक्शन चाहता है। ऐसा वो चाहता है कि उसकी फैमिली में सब लोग उससे प्यार करें और उससे लगाव लगा के रखें, जो भी उसके रिलेटिव्स है, सोसाइटी है एट लार्ज। सच नीड्स इंक्लूड द फीलिंग ऑफ गेटिंग लव,
रिस्पेक्ट फ्रॉम फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड, रिलेटिव, मतलब आप समझ सकते हैं लव एंड अफेक्शन क्या होता है, सोशल नीड में इंक्लूड किया जाता है मेनली। किसको सोशल नीड क्या होती है, लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द फैमिली, रिलेटिव एंड सोसाइटी। ठीक है, इसी को क्या कहा जा सकता है, सोशल नीड कहा जा सकता है। अगर इसको एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट में समझना चाहे तो फीलिंग ऑफ गेटिंग लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स, जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनसे रिस्पेक्ट मिलना। ठीक है, ये सारी जो भी हमारे कॉलेजियस है, सोसाइटी में बाकी लोग हैं उनसे रिस्पेक्ट मिलना, इसी को क्या कहा जा सकता है, सोशल नीड कहा जा सकता है। सोशल नीड आप समझ सकते हैं जो भी हम सोसाइटी से चाहते हैं उसी को सोशल नीड कहा जाता है। स्टीम एंड स्टेटस नीड। ठीक है, फिर हमारी अगली नीड आती है स्टीम एंड स्टेटस नीड। जो स्टीम एंड स्टेटस नीड है ये पहली हाई क्लास नीड है। ठीक है, ऊपर की जो तीन नीड्स थी ये क्या थी, लोअर नीड्स या लो लेवल नीड्स थी जिनको कहा जा सकता है। और जो स्टीम एंड स्टेटस नीड है ये क्या है, हाई क्लास नीड है। चलिए देखते हैं स्टीम एंड स्टेटस नीड क्या होती है। Above 1 to 3 needs are low class needs. Steam and status needs are also known as the position need और high class need. जो steam and status need होती है इसको क्या कहा जाता है, position या high class need कहा जाता है। हम क्या जब हम हमारी ऊपर की जो तीनों नीड्स दी गई थी, जो लोअर नीड्स है वो फुलफिल हो जाती है तो हम सोचते हैं हमारे जो हमारा देश है, हमारी जो सोसाइटी है उसमें हमारी एक पोजीशन हो। ठीक है, हम एक हाई क्लास की तरह जिए, इसी को क्या कहा जाता है, स्टीम एंड स्टेटस नीड। It increases the longing to have oneself appraisal, respect from colleges, officers, increase the reputation, his desire to get it increase। फिर क्या करता है, इंसान चाहता है कि जिसकी रेपुटेशन है वो बढ़ती चली जाए, वो उसकी पोजीशन है वो बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाए। ये चीजें किस में इंक्लूड होती है, स्टीम एंड स्टेटस नीड में इंक्लूड होती है। फिर आती है हमारी लास्ट सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को आप समझ सकते हैं, जो मैन वो ट्राई करता है कि सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो जाए, मतलब वो सबसे टॉप पोजीशन पे पहुंच जाए। ठीक है, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट पाले, जैसे कि उसका उसका पूरी दुनिया में या पूरे देश में उसका नाम हो जाए। ठीक है, प्राइड बने। एंड द बेस्ट वे हिज स्किल्स आर कंसीडर्ड विद हिज ऑल हिज द बेस्ट वर्क एंड वर्क फील्ड। तो वो चाहता है कि जो उसकी स्किल्स हैं उसकी वर्क फील्ड में उसको बेस्ट कंसीडर की जाए। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है जाकिर हुसैन जो थे वो तबला वादक थे। ठीक है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ तबला वादक कहे जाते थे अपने टाइम में। ठीक है, उसके बाद शिव कुमार शर्मा संतूर प्ले करते हैं। संतूर वो सरस्वती माता जो बजाती है उसी को संतूर कहा जाता है। ठीक है, वीणा जिसको कहते हैं वीणा, उसी तरह संतूर भी होता है। एग्जैक्ट वो नहीं होता लेकिन उसी तरह संतूर भी होता है, जैसे वीणा होती है वैसे संतूर भी होता है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट जगत में जाना जाता है, अमिताभ बच्चन एक्टिंग फील्ड में जाने जाते हैं, लता मंगेशकर सिंगिंग के लिए जाने जाते हैं। इसी तरह जो मैन होता है वो ट्राई करता है कि हम भी एक पोजीशन पे पहुंचे, एक टॉप पोजीशन पे पहुंच जाए जहाँ पे सिर्फ हमारा नाम हो, सबसे ऊपर हो अपनी फील्ड में। हमारी जो स्किल है वो सबसे ज्यादा जितने भी लोग हैं उस फील्ड में उस सबसे ज्यादा स्किलफुल कौन हूँ, मैं ही हूँ। इसी को क्या कहा जा सकता है, सेल्फ स्टीम एंड एक्चुअलाइजेशन नीड कहा जा सकता है। तो एक बार मैं आपको फिर से क्या करता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पैराग्राफ यहाँ तक ऊपर से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से एक बार फिर से चाहे वीडियो रिवर्स करके देख लीजिएगा, चाहे एक बार फिर से उससे एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव में क्या क्या इंक्लूड होता है, सेल, प्रॉफिट, को पार्टनरशिप, प्रमोशन, बोनस, कमीशन, प्राइजेस, सजेशन, एडवाइस। नॉन फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रिकॉग्निशन ऑफ वर्क एंड रिवॉर्ड, असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवाइजर, वेलफेयर एक्टिविटीज एंड अदर इंसेंटिव्स। ठीक है, तो चलिए अब फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के साथ आगे बढ़ते हैं। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव में हमें सबसे पहले दिया गया है प्रॉफिट शेयरिंग।
इसमें जो भी हमारे कंपनी का सरप्लस प्रॉफिट होता है, जो भी हमारे बिजनेस का सरप्लस प्रॉफिट होता है, उसको शेयर कर दिया जाता है एम्प्लॉयज के साथ। जो भी वर्कर्स होते हैं उनको एक डिफाइंड प्रोपोर्शन में वो प्रॉफिट, सरप्लस प्रॉफिट को क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है। जो भी सरप्लस प्रॉफिट कैसे निकलता है, जो भी हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है उससे ज्यादा जो भी प्रॉफिट आता है उसी को सरप्लस प्रॉफिट कहा जा सकता है। आप सिंपल सा समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी उसका कैलकुलेशन मेथड है जाएंगे, लेकिन हम समझ सकते हैं जो भी हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है उससे ऊपर जो भी प्रॉफिट आता है वही सरप्लस प्रॉफिट होता है। उस सरप्लस प्रॉफिट को हम एम्प्लॉयज के बीच में बांट देते हैं एक डिफाइंड प्रोपोर्शन में, ठीक है। उसी को क्या कहा जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग कहा जाता है। फिर को पार्टनरशिप, ठीक है। व्हेन द एम्प्लॉयज और वर्कर्स आर टेकन पार्टनर्स इन द ओनरशिप, जो हमारे एम्प्लॉयज या वर्कर्स उनको हमारे जो ओनरशिप उनमें पार्टनर एज अ पार्टनर बनाया जाता है। मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज नोन को पार्टनरशिप, ठीक है। आप समझ सकते हैं जो भी हमारे यहाँ वर्कर्स हैं या जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको हमारा जो बिजनेस है उसमें पार्टनर बनाना, उनको मैनेजमेंट और प्रॉफिट में हिस्सा देना ही क्या हो जाता है, को पार्टनरशिप कहा जाता है, ठीक ठीक है। तो अब जब आप इसे लिखेंगे तो आप सिंपल से लिख सकते हैं कि व्हेन एम्प्लॉयज और वर्कर्स आर टेकन एज अ पार्टनर इन ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज नोन को पार्टनरशिप। इतना आप याद कर लीजिएगा, यही आपकी डेफिनेशन है। जब जो हमारे वर्कर्स एम्प्लॉयज उनको एक ओनरशिप में हिस्सा दिया जाता है, मैनेजमेंट में हिस्सा दिया जाता है, प्रॉफिट में भी हिस्सा दिया जाता है, उसी को को पार्टनरशिप कहा जाता है। प्रमोशन, प्रमोशन भी एक फाइनेंशियल इंसेंटिव। प्रमोशन होता है जब हमारी पोस्ट बढ़ती है, जैसे पहले कोई क्लर्क था मैनेजर बन गया है, तो प्रमोशन के साथ साथ क्या होता है, सैलरी भी बढ़ जाती है, ड्यूटीज भी बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती है। इसलिए सैलरी बढ़ जाती है, इसलिए इसको फाइनेंशियल इंसेंटिव में रखा गया है। प्रमोशन भी फाइनेंशियल इंसेंटिव कहा जा सकता है। बोनस, अगर हम कुछ अच्छा वर्क करते हैं, थोड़ा और भी स्किलफुली वर्क करते हैं, तो हमें क्या किया जाता है, बोनस दिया जाता है। देयरफॉर एज पर द लॉ सर्टेन परसेंट ऑफ प्रॉफिट इज गिवन टू द बोनस ऑफ द एम्प्लॉयज एट द एंड ऑफ द ईयर। प्रॉफिट इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ द वर्कर्स आल्सो। और यहाँ पे बोनस के बारे में थोड़ा अलग सा बताया गया है। क्या बताया गया, प्रॉफिट में जो है कंट्रीब्यूशन था वर्कर्स का, इसलिए साल में एक बार जो भी वर्कर्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, बोनस दिया जाता है, कि जो भी प्रॉफिट बढ़ता है उसमें से उनको एज ए बोनस दे दिया जाता है वो प्रॉफिट, ठीक। प्रॉफिट वर्कर्स में बांट दिया जाता है, इसको हम बोनस कह सकते हैं। जैसे अभी दिवाली पे बोनस दिया जाता है जो भी वर्कर्स होते हैं उनको। उसके बाद आता है कमीशन। बिजनेस ओनर्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल्स डिसाइड टू सेल्स टारगेट। जैसे बिजनेस ओनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सेल्स टारगेट डिसाइड करते हैं कि अगर आप इतने से ऊपर सेल करते हैं तो इतने से, जैसे उन्होंने टारगेट डिसाइड किया कि अगर आप 10 सेल करते हैं, 10 यूनिट पर डे है, और 10 यूनिट के ऊपर जो भी सेल करते हैं, जैसे 15 यूनिट कर लिया आपने, तो जो एक्स्ट्रा 5 यूनिट्स होंगी उस पे आपको, उसकी सेल पे आपको 5% क्या दिया जाएगा, या 5 to 10 15% कमीशन दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या करता है, एक इंसेंटिव के तौर पे ये भी वर्क करता है कमीशन। फिर प्राइसेस, जो भी वर्कर्स आउटस्टैंडिंग है और अच्छी परफॉर्मेंस देता है, उसको क्या किया जाता है, प्राइस दिया जाता है, ठीक है। जैसे कैश प्राइस, सर्टिफिकेट या मेडल दिया जाता है उसके आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए, ठीक है। उसको सम्मानित किया जाता है, ठीक है। फिर अगला आता है हमारा सजेशन एंड एडवाइस। सजेशन, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, वर्कर्स कॉन्स्टेंटली प्रोडक्शन में क्या होता है, इंगेज होते हैं, हमेशा प्रोडक्शन वर्क में लगे रहते हैं, तो दे मे गिव द सजेशन एडवाइस मैनेजमेंट टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो वो क्या कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, क्योंकि वो रेगुलरली वही काम करे, तो उसके रिलेटेड वो क्या कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं किसको, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट है, कि प्रोडक्शन को कैसे और भी अच्छे से इंक्रीज किया जा सकता है। तो अगर उनकी एडवाइस जो है वो हेल्पफुल रहती है, तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, तो उस पर्टिकुलर वर्कर को, जिस पर्टिकुलर के वर्कर की एडवाइस ली गई थी, उसको कुछ मॉनिटर किया जाता है, मतलब कुछ सैलरी बढ़ा के दी जाती है, या और भी पैसे दे दिए जाते हैं कुछ। तो ये भी क्या होता है, एक फाइनेंशियल इंसेंटिव में ही इंक्लूड किया जाता है। फिर आते हैं हमारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो नॉन फाइनेंशियल मीन्स होता है कि जो मनी बेस्ड ना हो, जिसमें पैसे ने कुछ और दिया जा रहा है। फाइनेंशियल में पैसे दिए जाते हैं, किसी ना किसी फॉर्म में पैसे ही दिए जाते हैं। जैसे हमने लास्ट में देखा था, मॉनेटरी इंसेंटिव, एडवाइस देने पर भी पैसे दिए जा रहे हैं, बोनस में भी पैसे दिए जा रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग में भी पैसे ही दिए जा रहे हैं। जबकि प्रमोशन भी हो रहा है, तो प्रमोशन होने से क्या हो जा रहा है,
सैलरी बढ़ जा रही है, उसमें भी एक प्रकार से पैसे ही दिए जा रहे हैं। तो वो सब किसमें इंक्लूड होते हैं? फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में इंक्लूड होते थे। अब आता है नॉन फाइनेंशियल, जिसमें जो मॉनेटरी फेनोमेना है वो टोटली हट जाता है। ठीक है, इसमें पैसे रिलेटेड कोई भी इंसेंटिव नहीं दिया जाता। तो पहला आता है सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी सिक्योरिटी देना, कि सिर्फ आपको सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं होती है मान लीजिए, जबकि जॉब सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें जब हमारी कंपनी है, जब हमारी जरूरत थी उसने हमें जॉब पे रखा, और फिर जब उसको हमारी जरूरत नहीं है तो हमें तुरंत निकाल दिया। इसीलिए जॉब सिक्योरिटी भी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है सैलरी के साथ साथ। तो ये क्या होता है, एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के तौर पे कहा जा सकता है कि जो कंपनी होती है वो वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, कि हाँ हम आपको किसी भी कंडीशन में आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपको जॉब दी जाएगी। जॉब सिक्योरिटी इंस्पायरिंग टू वर्क। जॉब सिक्योरिटी की वजह से क्या होता है, जैसे वर्कर्स को पता होता है, जैसे गवर्नमेंट जॉब में 60 ईयर्स की एज पे रिटायरमेंट दिया जाता है, उससे पहले आपको जॉब से नहीं निकाला जाता। वैसे ही एक जॉब सिक्योरिटी होती है, गवर्नमेंट जॉब लोग खूब प्रेफर करते हैं ज्यादा, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी होती है, ये कोई भी कंडीशन आ जाए आपकी जॉब सेफ रहेगी। ठीक है, सैलरी के साथ साथ आपकी जॉब की भी सिक्योरिटी रहेगी, इसलिए लोग गवर्नमेंट जॉब प्रेफर करते हैं ज्यादा। तो इसीलिए कहा गया, इससे क्या होता है, जॉब सिक्योरिटी से जो वर्कर्स होते हैं उनका इंथुजियाज्म बूस्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको भी इंसेंटिव कहा गया है। क्या कहा गया है? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कहा गया है। जॉब सिक्योरिटी जो वर्कर्स होते हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनका इंथुजियाज्म बूस्ट हो जाता है। अप्रिसिएशन ऑफ वर्क एंड रिवॉर्ड। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट हमें दिया गया है इंसेंटिव अप्रिसिएशन ऑफ वर्क। जो भी अगर कोई भी अच्छा काम करता है, जो भी एम्प्लॉयज है, वो प्रोडक्शन टारगेट से ज्यादा प्रोडक्शन कर देता है, या अच्छे से और स्किलफुली वर्क करता है, तो उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, उसके वर्क के लिए उसको अप्रिसिएट किया जाता है, उसकी एफिशिएंसी के लिए उसको क्या किया जाता है, और पब्लिकली ऑनर्ड किया जाता है। ऑनर्ड मतलब आप सम्मानित किया जाता है पब्लिकली। देयरफॉर दीज एम्प्लॉयज मोटिवेटेड सेम टाइम अदर ऑल्सो इंस्पायर्ड टू वर्क। तो इससे क्या होता है, जब पब्लिकली सम्मानित किया जाता है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को, तो उससे क्या होता है, उसके अंदर एक मोटिवेशन बढ़ जाता है, हाँ मैं अगली बार और अच्छे से इससे भी ज्यादा प्रोडक्शन करके दिखाऊंगा। और जो बाकी जो वर्कर्स होते हैं उनके अंदर भी एक क्या हो जाता है, मोटिवेशन आ जाता है कि हाँ मैं भी अगर ऐसा वर्क करूंगा तो मुझे भी क्या होगा, सम्मानित किया जाएगा। तो ये भी क्या है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में इंक्लूड होता है। असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो इनका कहते हैं एम्प्लॉय द ऑफिसर असाइन द स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गिविंग ट्रेनिंग एंड डायरेक्टिंग सबऑर्डिनेट्स और अदर। ठीक है, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की असाइन करना एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। कैसे, जैसे कोई एम्प्लॉय है तो उसको ऑफिसर्स क्या करते हैं, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। जैसे कोई नॉर्मल एम्प्लॉय है, नॉर्मल तो बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन, तो उनमें से ही किसी को जो अच्छे से वर्क कर रहा है उसको स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। इससे भी क्या होता है कि उनका मोरल बूस्ट हो जाता है। इस तरीके से क्या होता है, एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के तरीके के तौर पे ये वर्क करता है, जिससे वो इंस्पायर होकर और भी अच्छे से वर्क करते हैं। एडवाइजर, जो भी अच्छे से वर्क करता है उसको एज एडवाइजर रख लिया जाता है, उसके एक्सपीरियंस का एडवांटेज लेती है कंपनी। पॉलिसी मेकिंग में कंपनी को जब पॉलिसी फॉर्म करना होता है तो एज एडवाइजर उसको बुलाया जाता है वर्कर को। ठीक है, जो एक इफी से बहुत लॉन्ग टाइम से क्या कर रहा हो, अच्छे से वर्क कर रहा हो, एफिशिएंट हो। व्हेन दिस हैपन द वर्कर्स फील दैट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंपनी। जब किसी भी नॉर्मल वर्कर को एक एडवाइस लेने की कंपनी के टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट बुलाते हैं, तो उसको उस वर्कर को ऐसा फील होता है कि हाँ मैं भी कंपनी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हूँ, इसलिए इन लोगों ने मुझे कंसीडर किया है। तो उससे क्या होता है, उसका मोरल पूरा था, और फिर से एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की तरह ही ये भी वर्क करता है। उसके बाद वेलफेयर एक्टिविटीज एंड इम्यूनिटीज। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में भी इंक्लूड होता है जो भी वर्कर्स रिलेटेड वेलफेयर एक्टिविटीज, उनको एम्यूनिटीज प्रोवाइड करना, जैसे मेडिकल सर्विसेज, कैंटीन फैसिलिटी, लाइब्रेरी, लीव विथ पे। लीव विथ पे समझ सकते हैं कि मतलब कुछ साल में कुछ दिनों के पर्टिकुलर डेज की छुट्टी देना, उन छुट्टी के लिए भी उन्हें पे करना। ठीक है, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट एक्टिविटीज, ट्रेनिंग फैसिलिटी, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों से क्या होता है, जो हमारे वर्कर्स होते हैं उनका मोरल बूस्ट होता है, और फिर से एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की तरह वर्क करता है। जो वर्कर्स उनका अदर इंसेंटिव्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हाउसिंग फैसिलिटी। जो एम्प्लॉयज हमारे यहाँ वर्क कर रहे हैं उनको हाउसिंग फैसिलिटी देना। ये जो लोग बाहर से यहाँ पे वर्क करने आए हैं, जैसे कोई आप समझ सकते हैं साउथ इंडियन
वर्कर है वो कहाँ पे वर्क करने आया, मुंबई में वर्क करने आया है, तो उसको हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना कंपनी की तरफ से, ये भी एक इंसेंटिव की तरह वर्क करता है। लाइफ इंश्योरेंस, फ्री एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, बुक्स, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एक्सेट्रा, ये भी क्या होते हैं, पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम रेजिडेंस टू द प्लेस ऑफ वर्क, जैसे कई सारी कंपनी की बसेस चलती है, ये भी क्या एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव ही है। फिर अगला टॉपिक आता है हमारा लीडरशिप। अब लीडरशिप क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, पहले ये इरेज कर देते हैं। लीडरशिप के बारे में बताया कि लीडरशिप इज रिक्वायर्ड व्हेन द पीपल आर वर्किंग इन अ ग्रुप। लीडरशिप तब रिक्वायर्ड होती है जब बहुत सारे लोग एक साथ वर्क कर रहे हो। लीडरशिप इज द क्वालिटी व्हिच इन्फ्लुएंसेस द पीपल टू डू वर्क एफर्ट्स विलिंगली इन द अचीविंग गोल्स। लीडरशिप एक क्वालिटी है जिसमें क्या करते हैं, हम दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो भी अच्छे से वर्क करें, ठीक है। फिर दूसरी मीनिंग या डेफिनेशन आप कह सकते हैं दी गई है, लीडरशिप इज आर्ट एंड स्किल क्रिएटिंग द डिजायर इन अदर्स फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव। लीडरशिप एक आर्ट है, एक कला है, एक स्किल है जो क्या करती है दूसरे के अंदर, जो लोग हैं उनके अंदर एक डिजायर क्रिएट करते हैं जो ऑब्जेक्टिव है उसको प्रॉपर्ली अचीव किया जाए, टाइमली अचीव किया जाए। Leadership is a quality of influencing others to work willingly for the realization of specific goals. Leadership एक क्वालिटी है, एक क्वालिटी, किस चीज की क्वालिटी, एक दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, लीडरशिप को कहा जा सकता है दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी है जिससे वो लोग अच्छे से वर्क करें ताकि जो भी गोल है उसको क्या किया जा सके, अचीव किया जा सके, ठीक है। तो आपको यहाँ तक आपको 3 डेफिनेशन दी गई, तीनों ही स्टार मार्क कर लीजिएगा। आपको जो भी अच्छी लगती है इसमें से कोई एक याद कर लीजिएगा। आपको ये ब्रीफ में कभी ये टॉपिक आज तक ब्रीफ में नहीं पूछा गया। इस चैप्टर में से वही जो मैस्लो हियरची का चार्ट दिया गया था, मैंने आपको स्टार मार्क करवाया था, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट, वही बार बार पूछा जाता है। और बाकी इनमें से आप तीनों में से कोई भी जितनी भी डेफिनेशन दी गई, मोटिवेशन, लीडरशिप, इन सब की सिर्फ एक एक डेफिनेशन याद कर लीजिएगा या 2 मार्क के तौर पे आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, उससे ज्यादा का इसमें से नहीं आता है। तो अब लीडरशिप की हमें कैरेक्टरिस्टिक दी गई है, चलिए लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। पहली है एग्जिस्टेंस ऑफ फॉलोअर। जब लीडर, कोई भी लीडर बनता है उसके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं तभी वो लीडर बन पाता है। जब तक लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे, उसकी बातें नहीं मानेंगे, तब तक वो लीडर नहीं बन पाएगा। इसलिए कैरेक्टरिस्टिक है कि लीडर बनने के लिए आपके कमजोर होना चाहिए, जो भी आप बोले वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कंटिन्यूअस प्रोसेस, लीडरशिप एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो लीडर है उसको कंटिन्यूअसली क्या कर has a long business unit, the leader has to provide a leadership। जो लीडर उसको कंटिन्यूअसली जब तक बिजनेस चल रहा है तब तक उसको लीडरशिप प्रोवाइड करनी चाहिए, उसके सबऑर्डिनेट्स करनी पड़ती ही है। आप समझ सकते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस कहा गया। एक्सेप्टेंस ऑफ लीडरशिप, जो लीडरशिप है उसकी एक्सेप्टेंस हर जगह है, ठीक है। जो भी लीडर है उसको, जो ऑर्डिनेट्स है उसको, उनके जो भी अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है वो लीडर बन रहा है तो उसके जो सब ऑर्डिनेट्स है उसको एक्सेप्ट करने चाहिए कि हाँ ये हमारा लीडर है। सब लीडर मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय सबऑर्डिनेट्स, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। क्रिएट्स इनफॉर्मल एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप, जो लीडर होता है कि इनफॉर्मल और इफेक्टिव रिलेशनशिप क्रिएट करता है दो ग्रुप्स के बीच में, ठीक है। उसके बाद फिर आइडियल पर्सनालिटी, लीडर की पर्सनालिटी चाहिए, आइडियल पर्सनालिटी होनी चाहिए, ठीक है। he is having a inborn qualities while some qualities are cultivated। कुछ inborn qualities होनी चाहिए, कुछ मतलब कुछ qualities वो डेवलप कर सकता है, ठीक है। उसके बाद मोटिवेशन, जो लीडर है उसको कंटिन्यूअसली क्या करना चाहिए, मोटिवेशन देना चाहिए जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको। उसके बाद हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है। जो हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट, लीडर का काम क्या होता है, जो वर्कर्स हैं उनके अंदर हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट डेवलप करना। इफेक्ट ऑफ सिचुएशन का भी इफेक्ट देखना, जैसे सिचुएशन चेंज हो रही है तो वैसे लीडर को भी चेंज होना पड़ता है सिचुएशन के साथ साथ, इसलिए इफेक्ट ऑफ सिचुएशन कहा गया है। ये जो आपको कैरेक्टरिस्टिक दी गई है आपको पूछी नहीं जाती, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है फिर भी। उसके बाद होता है क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर, ये आपको 3 मार्क या 2 मार्क में कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। फिजिकल क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए गुड लीडर्स में। A prime requisite for the effective leader. Other than this, the physical attractive, cheerful nature inspire the subordinates। जो लीडर है उसका नेचर कैसा, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव फिजिकल होना चाहिए, ठीक है। प्लम पुडिंग मॉडल नहीं होना चाहिए कि बहुत मोटा है या बहुत पतला है। चीयरफुल नेचर का होना चाहिए लीडर,
जो हमेशा चीयर करता रहे जो फॉलोवर्स है उसके। इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? इंटेलेक्चुअल डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए, ग्रास्पिंग पावर होनी चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी हो कि नई नई चीजों के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, रीजनिंग एबिलिटी होनी चाहिए, फोरसाइट। अब ये एलोक्यूशन ऑफ कैलकुलेटिव स्किल्स, नॉलेज, इंटरलेशन, ह्यूमन स्किल्स एक्सेट्रा, ये सारी इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज भी लीडर्स के अंदर होनी चाहिए। फिर साइकोलॉजिकल क्वालिटीज की बात की गई है। पहली बात तो जील होना चाहिए उसके अंदर, करेज होना चाहिए, सेंस ऑफ कोऑपरेशन होना चाहिए, टैक्ट, इंटरेस्ट इन द वर्क, अफेक्शन, पेशेंस एक्सेट्रा, ये सारी चीजें होनी चाहिए किसके अंदर? एक गुड लीडर के अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, लेटर्स, इंस्ट्रक्शन एंड ओपिनियंस। कम्युनिकेशन को सिंपल से वर्ड्स में हमें बताया गया कि एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स मतलब हम अपने फीलिंग्स को, लेटर्स को, जो भी हम एक दूसरे से वर्ड्स का एक्सचेंज कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स ही कही जाती है एक प्रकार से। इंस्ट्रक्शन जो भी दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर पाए, जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो सामने वाला समझ पाए, जो भी हमारा ओपिनियन है वो सामने वाला समझ पाए, इसी को क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन कहा जाता है। न्यू मैन एंड समर। मैन एंड समर एक आप समझ सकते हैं मैनेजमेंट गुरु ये भी हुए हैं। कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडियाज। कम्युनिकेशन को इन्होंने एक कम्युनिकेशन की डेफिनेशन दी है, कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडियाज, ओपिनियन, इमोशन बाय टू और मोर पर्सन। ये आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी मैन एंड समर की। कभी कभी पूछी जाती है, नाम लेके पूछी जाती है। आप यही इस कम्युनिकेशन की आप यही वाली डेफिनेशन याद कीजिएगा, जिससे अगर कभी नाम, अगर पर्टिकुलर नाम लिख के दे दिया गया कि राइट द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन बाय मैन एंड समर, तो इजी रहेगा। और बाकी जनरली पूछा जाता है तब भी आपको इजी रहेगा कि कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स है, आइडिया, जो भी आइडियाज होते हैं उनका एक्सचेंज है, ओपिनियंस को एक्सचेंज करना भी कम्युनिकेशन हो, जो भी हमारे इमोशंस है उसको उसका एक्सचेंज भी क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन ही कहा जाता है। और जनरली कम्युनिकेशन टू या मोर पर्सन के बीच में होता है, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है। एक अकेला इंसान खुद से तो बातें नहीं कर सकता, इसीलिए इसमें स्पेशली बताया गया टू और मोर पर्सन के बीच में एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, इमोशंस, आइडियाज एक्सेट्रा को कम्युनिकेशन कहा जा सकता है। अब जैसे हमने बाकी सारी चीजों की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, वैसे हमें कम्युनिकेशन की भी कैरेक्टरिस्टिक दी गई है। गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। कम्युनिकेशन, बिजनेस में अगर कम्युनिकेशन किया जा रहा है तो गोल को अचीव करने के लिए ही किया जाता है। क्लियर वर्ड्स एंड लैंग्वेज। कम्युनिकेशन जब भी हम कर रहे हो तो हमें क्लियर वर्ड्स और लैंग्वेज, प्रॉपर लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सामने वाला जो पर्सन उसको हिंदी आती है और आप तमिल में बोल रहे हैं। टू वे प्रोसेस, कम्युनिकेशन कभी वन वे नहीं हो सकता, टू वे प्रोसेस होता है। जैसे कि बायलेटरल प्रोसेस को कहा गया है कि दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इसलिए टू वे प्रोसेस। ऐसा नहीं कि फर्स्ट पर्सन क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, लेकिन सेकंड पर्सन ने उस ऑर्डर को सुना लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो लेकिन साथ साथ होना क्या चाहिए कि जो फर्स्ट पर्सन ऑर्डर दे रहा है तो सेकंड पर्सन को भी रिप्लाई करना चाहिए कि यस सर, हाँ मैं ये वर्क करूंगा। ठीक है, इसीलिए टू वे प्रोसेस कहा गया है। और इसके थोड़े टेक्निकल वे में यहाँ पे बताया गया है। क्या बताया गया है? Top managers send the necessary information regarding the objective, policy, method, procedure, rules, middle level and bottom level manager, while the other hand the necessary information from यहाँ पे टेक्निकल वे में क्या बताया गया है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं, जो पॉलिसीज, मेथड या प्रोसीजर या प्लान, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान के लिए होते हैं, उनको मिडिल लेवल और बॉटम लेवल वालों को बताता है, कम्युनिकेट करता है। तो इन एक्सचेंज जो बॉटम लेवल या मिडिल लेवल वाले होते हैं उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन, नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है, वो किसको पास करते हैं? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को पास करते हैं। इसलिए टू वे प्रोसेस कहा गया। कंटिन्यूअस प्रोसेस, कम्युनिकेशन कंटिन्यूअसली चलता रहता है। मेनी इक्विपमेंट्स, कम्युनिकेशन के बहुत सारे इक्विपमेंट्स जैसे ओरल, रिटन, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, मोन, एसएमएस, टेलेक्स एक्सेट्रा इक्विपमेंट्स है कम्युनिकेशन के लिए। टाइप्स ऑफ, मेनी टाइप्स एंड मेथड्स, कम्युनिकेशन के बहुत सारे टाइप्स और मेथड्स हैं, जैसे कि इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन थ्रू साइंस। ठीक है, उसके बाद मोटिवेटिंग एक्टिविटी। कम्युनिकेशन क्या है? मोटिवेटिंग एक्टिविटी। अगर हम प्रॉपर्ली अपने जो हमारे जो वर्कर्स हैं उनसे टाइमली कम्युनिकेट करते रहेंगे, उनका उनका क्या मोटिवेशन, उनको मोटिवेशन एक प्रकार से मिलता रहेगा। मोटिवेशन भी कम्युनिकेशन के थ्रू ही दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम
को बिना कम्युनिकेशन के मोटिवेशन दे सके, ठीक है। उसके बाद रिलेशन विद द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होता है मोटिवेशन का, उससे भी रिलेशन होता है। जैसे कम्युनिकेशन मेनली रिलेट्स टू एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट ऑफ द यूनिट, communication is used to collect the information necessary make the right। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेशन क्यों होता है, कम्युनिकेशन की हेल्प से ही जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है मेकिंग के लिए या प्लान बनाने के लिए, प्लान प्रिपेयर करने के लिए कम्युनिकेशन के थ्रू ही कलेक्ट की जा सकती है। इसलिए रिलेशन विद द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस भी कहा गया है। फिर हमें लास्ट में हमें यहाँ पे एक नया पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे हमें एक और कैरेक्टरिस्टिक दी गई है, क्या, ह्यूमन प्रोसेस। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, कम्युनिकेशन की, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है वो ह्यूमंस के बीच में ही होता है, ह्यूमंस ही कम्युनिकेट कर पाते हैं जनरली। कम्युनिकेशन की भी बहुत सारी स्किल्स होती है जो जिसको ह्यूमन स्किल कहा जा सकता है। कम्युनिकेशन डज नॉट टेक, जैसे कि इसमें बताया गया है कि whatever are the mediums of communication but without the existence of human skills। कम्युनिकेशन का कोई भी मीडियम हो, लेकिन जब तक ह्यूमन स्किल्स नहीं होंगी पर्टिकुलर पर्सन के पास, तब तक कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मोreover at the time of communication fear, feeling, anger matters also affect the communication। फिर बताया गया कि जब भी कम्युनिकेशन किया जा रहा हो तो उस समय जो फीलिंग्स होती है उनकी वजह से भी कम्युनिकेशन इफेक्ट, जैसे फियर, कोई डर है, जैसे कोई बॉस है या मैनेजर है, वो अपने सबऑर्डिनेट को कुछ बता रहा है तो जो सबऑर्डिनेट है वो डर रहा है, या जो मैनेजर है वो गुस्सा हो, एकदम एंगर में, एकदम गुस्से से कुछ बता रहा है, ठीक है। इन सारी चीजों की वजह से भी क्या होता है, कम्युनिकेशन अफेक्ट हो सकता है। इसलिए कम्युनिकेशन को एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। फिर मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है, जैसे ओरल, रिटन, विजुअल, ऑडियो विजुअल और साइलेंस में साइलेंस कम्युनिकेशन कैसे होता है, इशारों के द्वारा, जेस्चर के थ्रू होता है, ठीक है। विजुअल कम्युनिकेशन जैसे मैप, फिगर्स, डायग्राम, ग्राफ्स। ऑडियो, टेप रिकॉर्डर, ऑडियो विजुअल टेलीविजन या मूवीज जो देखते हैं वो है। रिटन, न्यूज़पेपर पे लिखा हुआ, मैगजीन पे। ओरल, सामने सामने बात करना। ये सारे टाइप मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर आपको पूछा जाए, आपको 1 मार्क में या पूछा जा सकता है, तो आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में बताएगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मल कम्युनिकेशन को वन वे कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, मतलब एक फॉर्मल वे में बात होती है, ठीक है, जिसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन की बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि हम फॉलो करते हैं जब भी हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तब, ठीक है। फॉर्मल जैसे कि बताया गया, एनी कम्युनिकेशन दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट्स रूल, रेगुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेड द कंप्लीशन ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे कि इसमें बताया गया, हमने पहले ही पढ़ा कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही किया जाता है, और फॉर्मल कम्युनिकेशन के बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन हमेशा फॉर्मली होता है, लिंक बिटवीन फॉर्मली किसके बीच में होता है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में होता है, ठीक है। फॉर्मल मींस जो काम की बातें हैं वही की जाएंगी, फालतू की बातें नहीं की जाएंगी, आप सिंपल सा समझ सकते हैं। और जो इनफॉर्मल या कैजुअल कम्युनिकेशन होता है उसमें आप कोई भी घर की बात कर सकते हैं, कहीं की भी बात कर सकते हैं अपने सुपीरियर के साथ। लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो भी वर्क रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें दी गई, पहले तो फॉर्मली होता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है, ऑब्जेक्टिव इज अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली रिटन फॉर्म में होता है, जैसे कोई ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है, इसलिए कहा गया रिटर्न फॉर्म में होता है। जो भी बड़े ऑर्डर्स कंपनी के रिलेटेड रिलीज होते हैं वो क्या होते हैं, रिटर्न फॉर्म में होते हैं, इसलिए फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है रिटर्न फॉर्म में होता है। और ये दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इज एक्सेप्टेड बाय पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होती है वो इस फॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम एक्सेप्ट करती है। इट इज बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये जो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे बेस होता है, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्मेड फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द बिजनेस ऑब्जेक्ट,
जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए फॉर्म की जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन की एक भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जल्दी पूछी नहीं जाती आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो टोटली ह्यूमन रिलेशन से बेस्ड होता है, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स अमंग द एम्प्लॉयज, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, एकदम फ्रेंडली बात करना, कैजुअली बात करना ही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। फिर इसकी भी क्या कैरेक्टरिस्टिक दी गई है, ह्यूमन रिलेशन पे डिपेंड होता है। कंट्रोल इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता, इसमें ओरली या सिंबॉलिक लैंग्वेज का भी यूज किया जा सकता है। ह्यूमन फ्रेंडली होता है, ह्यूमन एंड फ्रेंडली रिलेशन होते हैं, इसमें फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है। उसके बाद इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन दिस प्रोसेस, जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है फॉर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। क्रेडिबिलिटी ऑफ इसकी वजह से जो हमारा कोऑर्डिनेशन उसको ज़्यादा क्रेडिबिलिटी मिलती है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है सप्लीमेंट्री किसके लिए है, फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए। फॉर्मल कम्युनिकेशन में भी कहीं ना कहीं क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करता है। तब इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस दिया गया है, ये डिफरेंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इतने तीनों ये जो आपको फॉर्मल इनफॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक दी गई उसमें से सिर्फ आपको ये डिफरेंस इम्पोर्टेंट है, आप ये डिफरेंस लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें मीनिंग दी गई है सबसे पहले, फिर पर्पस दिया गया, बेस दिया गया, सुपरविजन के बारे में बताया गया, फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि नहीं होती उसके बारे में बताया गया, टाइम किसमें ज़्यादा लगता है, इंफॉर्मेशन एडवांस, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, आप क्या कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। फिर हमारा आता है नेक्स्ट, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे, और ये भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बैरियर्स पूछे जाते हैं कभी कभी 3 मार्क में, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप ऊपर वाले 2 याद करिए ना करिए, लेकिन ये डिफरेंस और बैरियर्स आप याद कर लीजिएगा। जैसे लैक ऑफ प्लानिंग, अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी तो जो सेंडर है वो क्या करेगा, अनक्लियर या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन भेज देगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, फॉल्टी जिसकी वजह से भी हमारा जो कम्युनिकेशन है उसकी वजह से जो भी मैसेज पास हो रहा है वो क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, फॉल्टी ट्रांसमिशन। जो एम्प्लॉयज वर्किंग इन मिडिल लेवल रिसीव द मैसेज फ्रॉम टॉप लेवल, सच मैसेज में बी नॉट इन द मदर टंग, जैसा कि मैंने आपको साउथ इंडियन वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है। जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो मिडिल लेवल को कोई ऑर्डर दे रहा है, लेकिन वो क्या है, उनकी मदर टंग में नहीं है, जो मिडिल लेवल है। जैसे मिडिल लेवल वाला क्या है, हिंदी है, और टॉप लेवल वाला साउथ इंडियन है, वो तमिल लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो जो हिंदी बोलने वाला है या इंग्लिश बोलने वाला है उसको समझ में नहीं आएगा। तो अगर थोड़ा बहुत समझ में भी आ रहा है तो ट्रांसलेशन कैसा करेगा, जो बाकी लोग हैं उनको कैसा एकदम गलत फॉल्टी ट्रांसलेशन हो जाएगा, गलत बताएगा, ठीक है। आफ्टर एनालाइजिंग दीज इंफॉर्मेशन आर सेंड टू बॉटम लेवल, उसके बाद जो मिडिल लेवल वाला है उसको समझ में नहीं आएगा तो क्या इंफॉर्मेशन बॉटम लेवल को भेजेगा, इसलिए ट्रांसलेशन में भी मिस्टेक हो सकती है, फॉल्टी ट्रांसलेशन बताएगा, अनक्लियर मैसेज। कभी जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, उसकी वजह से मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से भी अनक्लियर मैसेज पहुंच सकता है। जैसे कि हम किसी कुछ टाइप करके या लिख के लेटर भेज रहे हैं, लेटर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखना भूल गए, या वर्ड या सेंटेंस जो है वो एक इम्प्रॉपर वे में अरेंज्ड है, तो इससे क्या हो सकता है, मैसेज अनक्लियर हो सकता है, जिसकी वजह से भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक ऑब्स्टेकल आ सकता है। अनक्लियर अजम्पशंस, जो एजम्पशंस ली गई है वो अनक्लियर हो सकती है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। शॉर्टेज ऑफ टाइम, समय की कमी की वजह से कभी कभी प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, और प्रॉपर कम्युनिकेशन की ना होने की वजह से जो हमारा बिजनेस है कभी कभी बहुत बड़े लॉस में चला जाता है। ओवर बर्डन इन कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन होता है उसमें कभी कभी ओवर बर्डन हो जाना, कि बहुत कॉन्स्टेंटली बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन हो तो रहा है, लेकिन ओवर बर्डन हो जाने की वजह से भी कुछ कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देनी किसी और को के पास, जैसे कि ए है उसको कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन बी को पास करनी थी, लेकिन ए के पास सी का भी फोन आया, डी का भी कॉल आया, ई का भी कॉल आया, आप समझ सकते हैं। और जो सी की इंफॉर्मेशन है वो किसको पास करनी थी, बी को पास करनी थी, लेकिन अब ए ने क्या किया,
ई की इंफॉर्मेशन बी को पास कर दी, तो ये क्या हुआ, ओवर बर्डन कम्युनिकेशन, मतलब बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन होने की वजह से कभी कभी गलत इंफॉर्मेशन भी पास हो जाती है, इग्नोरेंस टुवर्ड मैसेज। कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मैनेजर्स होते हैं, बॉटम लेवल होते हैं, वो इनअटेंटिव होते हैं, मतलब कोई भी अगर मैसेज आया है तो उसको क्या करें, अटेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं दिएगा, उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी कम्युनिकेशन में के बैरियर्स हो जाते, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मीडिया, अगर प्रॉपर मीडियम या मीडिया का सिलेक्ट नहीं किया है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन करना, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एक बैरियर इन कम्युनिकेशन फेस किया जा सकता है। डिस्ट्रस्ट एंड फियर, कभी कभी क्या होता है, जो जो बॉटम लेवल है, जो हमारे सब ऑर्डिनेट्स होते हैं, कंपनी में वर्क करने वाले लोग होते हैं, वो कभी कभी डर की वजह से भी कोई कोई इन्फॉर्मेशन पास नहीं करते, तो डिस्ट्रस्ट एंड फियर भी क्या बन सकता है, बैरियर बन सकता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। अब मेजर्स क्या है जिसकी वजह से हम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन से ओवरकम हो सकता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन सिस्टम शुड बी अरेंज इन प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, जो कम्युनिकेशन सिस्टम उसको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में अरेंज करना चाहिए। इंफॉर्मेशन जो भी सेंडर को दी जा रही हो एकदम प्रिसाइज होनी चाहिए, ताकि जो रिसीवर है वो उसको इजीली समझ सके। प्रॉपर वे ऑफ प्रॉपर मीडियम, हमें सुटेबल मीडियम यूज करना चाहिए कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस होता है, इसलिए जो इंफॉर्मेशन है वो मस्ट दोनों डायरेक्शन से फ्लो होनी चाहिए। जो बॉटम लेवल है वो भी टॉप लेवल को इंफॉर्मेशन भेज रहा है, और जो टॉप लेवल है वो भी ऑर्डर्स भेज रहा है बॉटम लेवल को। फीलिंग ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट जो है वो क्रिएट करना चाहिए। communication channel क्या should be shorter and much possible so that the will not stop and delay of communication, जो communication channel हो हमेशा shorter होना चाहिए, जल्दी से जल्दी communication ही पहुंचना चाहिए। अगर कोई ऑर्डर निकल रहा है टॉप लेवल से, तो जल्दी से जल्दी बॉटम लेवल तक पहुंचना चाहिए, अगर बॉटम लेवल के लिए है तो। कम्युनिकेशन शुड बी फास्ट, गोल ओरिएंटेड कम्युनिकेशन होना चाहिए बिजनेस में। ब्रॉडकास्टिंग अननेसेसरी बर्डन कम्युनिकेशन, शो द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन शुड बी प्रॉपर, जो ब्रॉडकास्टिंग इन्फॉर्मेशन की वो प्रॉपर होनी चाहिए। टाइम टू टाइम इवेल्युएशन होना चाहिए कम्युनिकेशन का, प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है सिचुएशन में, तो कुछ चेंजेस कर देने चाहिए कम्युनिकेशन में। इंटायर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, सेंडर शुड नॉट हैव अ पर्सनल इंटरेस्ट, जो कम्युनिकेशन में कभी भी सेंडर का कुछ पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर बिजनेस में कम्युनिकेशन हो रहा है तो बिजनेस रिलेटेड ही होना चाहिए, ठीक है। यहीं पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। चलिए इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड ओरिएंटेड या बोर्ड की एग्जामिनेशन में कौन कौन से कई बार पूछे गए हैं। तो पहले 3 मार्कर क्वेश्चन देखें। 3 मार्कर के क्वेश्चन में डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, देखिए मैंने आपको वहां पे भी टिक करवाया था, यहाँ पे भी मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर, ये भी पूछा जाता है कई बार। ये दो है 3 मार्कर में, आपको 2 मार्कर और 1 मार्कर एज इट इज आपको सारे पढ़ने हैं, क्योंकि बोर्ड वाले 2 मार्कर और 1 मार्कर कहीं से भी पूछ सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन द डिटेल में हम क्या, या जिसको हम 5 मार्कर कह सकते हैं। 5 मार्कर में से भी कभी कभी 3 मार्कर पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको आएगा थर्ड, सिर्फ यहाँ पे आपको मैं थर्ड इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये 3 मार्क में पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी लर्न कर लीजिएगा। और ये थर्ड वाला फिर। चलिए थैंक यू, हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू वंस अगेन।